हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे हैं एमएड फर्स्ट सेम की क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। वैसे तो आप कर देते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो भी कर लें, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और किसी की कमेंट आ रही थी कि टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन नहीं आता, तो शायद आपका टेलीग्राम म्यूट हो रहा हो या नोटिफिकेशन आपने बंद कर रखा हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब मैं टेलीग्राम पे वीडियोस शेयर करती हूँ तो नोटिफिकेशन आता ही है, मेरे फ़ोन में भी आता है क्योंकि लैपटॉप से जैसे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पेपर 4 कर रहे हैं, इसकी यूनिट फर्स्ट चली हुई है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन। यूनिट फर्स्ट नहीं, इस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज। देखो, बीएड में आपने बुक पढ़ी थी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, तो जो टॉपिक उसके अंदर थे ज़्यादातर टॉपिक इसमें भी वही हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट हम कर रहे हैं जिसमें हमने वैदिक एजुकेशन को पढ़ लिया है। यूनिट फर्स्ट का जो नाम है वो एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की जो एजुकेशन थी उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। यानी एंशिएंट एजुकेशन जो थी, जो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो कैसी कैसी थी। तो सबसे पहले वैदिक एजुकेशन आई, फिर उसके बाद बुद्धिस्ट एजुकेशन आई। तो हमने वैदिक एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है, आज हम बुद्धिस्ट एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। देखो, ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं। बाकियों की सब्जेक्ट की यूनिट जो है वो एक एक दो दो वीडियो में कंप्लीट हो गई, और अगर बड़ी वीडियो में बनाती हूँ 2 घंटे की तो पूरी यूनिट उनकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो ये बुक है इसके जो टॉपिक हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखो, वैदिक एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये मैंने एक क्लास के अंदर करा दिया, आधे घंटे में पूरी क्लास हो गई। आज हम बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, यानी बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ेंगे, और फिर जैन एजुकेशन, इसी तरीके से फिर मेडाइवल पीरियड। ये सारे एक एक करके ही हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर हम एक साथ करते हैं तो बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगी और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो आपने बीएड में पढ़ रखा है, बस आप एक तरीके से रिवीजन करते चलिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अबाउट 2500 ईयर एगो गौतम बुद्ध वाज एस्टेब्लिश बुद्धिज्म, यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। किसकी? बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध मठों तथा विहारों की स्थापना की गई, मतलब जहां पे एजुकेशन दी जाती थी, मठ और विहार। ठीक है, मठ और विहार इस तरीके से थे जैसे स्कूल और कॉलेजेस हैं। इस तरीके से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध मठों और विहारों की स्थापना की गई थी। मतलब शुरुआत में तो इनकी स्थापना इसलिए की गई थी कि भाई इस धर्म का प्रचार प्रसार होगा, लेकिन आगे जाके जो एजुकेशन थी वो भी इन्हीं में दी जाने लगी। ठीक है, प्रारंभ में इन मठों तथा विहारों का एकमात्र उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करना था, परंतु कालांतर सभी धर्मों के छात्रों को इन मठों तथा विहारों में शिक्षा दी जाने लगी। शुरुआत में क्या था कि जो भी सारे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हो रहे थे या जो थोड़ी बहुत शिक्षा थी वो इनके अंदर दी जा रही थी, लेकिन आगे जाके फिर सारे जितनी भी सभी धर्मों की शिक्षा है, यानी जो टोटल रिलीजियस एजुकेशन है, वो इसके अंदर दी जाने लगी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट की एजुकेशन इसके अंदर होने लगी। इसमें एक वर्ड आता है निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है? स्टेट इन विच ऑल डिजायर सीज, यानी अभी उस स्थिति से था जिसमें सभी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते, या फिर जितने भी हमारे जीवन में जैसे लोभ लालच, ये सारे अर्थ काम धर्म मोक्ष, ये सारी चीजों से अलग, मतलब सारी जितनी भी लालसाएं हैं वो समाप्त हो जाएं, और क्या है, एक ब्रह्मचर्य का जीवन हम जीने लगे, तो उसे निर्वाण प्राप्ति कहते हैं। निर्वाण एक तरीके से मोक्ष ही होता है। ठीक है, मेन एम जो था बुद्धिज्म एजुकेशन का वो था कि टीच सच बिहेवियर टू द स्टूडेंट सो दैट द माइंड कैन गेट स्टेबिलिटी एंड पीस, यानी एक अच्छा आचरण सिखाना था बच्चों को जिससे उनके मस्तिष्क को स्थिरता और शांति प्राप्त हो सके, यानी माइंड भी स्टेबल हो सके और शांति बनी रहे। Buddhism education was originally taught by Lord Buddha and its key characteristic is that it is monastic and inclusive of all castes, यानी बौद्ध शिक्षा मूल रूप से भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई थी, और इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी कि यह मठवासी थे और इसमें सारी जातियां शामिल थी। उस टाइम पे जाति बहुत प्रचलित थी, उस समय जाति व्यवस्था जो है वो व्यापक रूप से प्रचलित थी।
बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण यानी पूरी तरीके से उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। होलिस्टिक का मतलब होता है कि उसका फिजिकल शारीरिक विकास भी हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो यानी बौद्धिक विकास भी हो, उसका नैतिक विकास भी हो, उसका संवेगात्मक विकास भी हो यानी पूरे शरीर का विकास, सारी तरीके से विकास। तो जब सारा विकास आ जाता है उसे हम बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब शिक्षा की संरचना और संगठन कैसा था, तो किस तरीके से बौद्ध काल में शिक्षा को 3 स्तर में बांटा गया था। कौन कौन से स्तर थे? प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और भिक्षु एजुकेशन। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन क्या थी? प्राथमिक शिक्षा बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा मठ और विहारों में आयोजित की जाती थी। ठीक है, ये तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई बौद्ध काल में शिक्षा किसके अंदर दी जाती थी? मठ और विहारों में। ठीक है, यह 6 साल की उम्र में शुरू हुआ और 12 साल की उम्र में खत्म हुआ करती थी, यानी 6 से 12 का टाइम पीरियड जो था वो किसका था? प्राइमरी एजुकेशन का था। ठीक है, जैसे अब हमारे यहाँ 3 साल से स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन 6 से 12 साल तक थी। फिर जब 12 साल के बाद बच्चा किस में जाता था? हायर एजुकेशन में जाता था, यानी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, फिर एक एंट्रेंस एग्जाम होता था हायर एजुकेशन के लिए। अगर बच्चे ने वो सक्सेसफुली पास कर लिया, पास हो गया उसमें, तो फिर उसका हायर एजुकेशन में दाखिला या प्रवेश हो जाता था। ठीक है, इस एजुकेशन मतलब जब बच्चा हायर एजुकेशन में जाता था तो उसकी उम्र 12 साल होती थी, और वो कब तक पढ़ता था हायर एजुकेशन में? 20 से 25 साल तक की उम्र में, मतलब वो हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लेता था। जैसे आज के टाइम में हम कर लेते हैं, मतलब हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 25 साल तक अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? भिक्षु एजुकेशन होती थी। भिक्षु एजुकेशन क्या थी कि भाई हायर एजुकेशन पूरी हो गई और जो छात्र बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं वो भिक्षु एजुकेशन में शामिल हो सकते थे। यानी किसी को अगर जैसे कि किसी को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी धर्म में एंट्री करनी है या कोई भी काम करना है तो वो उसमें कर सकता है। जैसे राजनीति में जाना है तो अपनी एजुकेशन को साइड करके राजनीति की तरफ चला जाए, किसी भी आंदोलन में चला जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से भिक्षु एजुकेशन थी कि धर्म का अगर प्रचार करना है तो वो भिक्षु एजुकेशन में शामिल हो सकते थे। भिक्षु एजुकेशन ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को उपसंपदा संस्कार से गुजरना पड़ता था। इस शिक्षा की अवधि लगभग 8 वर्ष की थी। स्टूडेंट बिकम मोंक यानी बच्चे को साधु बनना था ऑन द कंप्लीशन ऑफ भिक्षु एजुकेशन। भिक्षु एजुकेशन जब कंप्लीट होती थी तो बच्चे को एक तरीके से साधु बनाया जाता था। ठीक है, उस टाइम पे वो साधु बन जाता था। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ क्या था उस टाइम पे, ये हमने बेसिक सा पढ़ा है। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब था कि एजुकेशन परस्यूड इन बुद्धिस्ट मठ एंड विहार्स, यानी जो मठ और विहारों में दी जाने वाली शिक्षा थी उसका मतलब ही एजुकेशन था। It seems that during this period education was considered to be the process or means to achieve knowledge and not synonym to knowledge। यानी ऐसा नहीं था कि एजुकेशन का मतलब ही ज्ञान था, एजुकेशन का मतलब था ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, ये वर्ड आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा, स्टांगिंग मार्ग या फिर 8 फोल्ड पाथ। तो 8 फोल्ड पाथ यानी 8 तरीके के इन्होंने सत्य बताए हैं, 8 तरीके के इन्होंने रास्ते बताए हैं किसी भी इंडिविजुअल को। या जिस बौद्ध धर्म के टाइम पे ये मानते थे कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये 8 रास्ते होने चाहिए कि क्या राइट नोन यानी सत्य बिल्कुल क्या बोलते हैं सत्य के रास्ते पे चले, सच के रास्ते पे चले। राइट इंटेंशन, जो उसकी इंटेंशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, दिमाग में किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जब वो बोले तो उसके शब्द जो है किसी को ठेस ना पहुंचाएं, किसी को हर्ट ना करें। राइट एक्शन होना चाहिए यानी दूसरों का भी भला सोचे और खुद जो काम करे वो भी दूसरों की भलाई में करे। राइट लाइवलीहुड होना चाहिए यानी एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, रेस्पेक्टफुल लाइफ, ये खुद भी रेस्पेक्ट पाए और दूसरों की भी रेस्पेक्ट करे। राइट एफर्ट्स होने चाहिए, राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए और राइट माइंडफुलनेस यानी कंट्रोल योर थॉट्स। ठीक है, अब एम एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, आप इसे कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, एम कह सकते हैं, आइडियल्स कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ भी घुमा के पूछ लेता है। यानी शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षा का नेचर क्या था, कैसा था, ये सारे पूछ सकता है। तो शिक्षा से क्या तात्पर्य था कि शिक्षा का क्या एम था? भाई एम था फिजिकल डेवलपमेंट होना यानी शरीर का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का विकास होना,
और एजुकेशन के माध्यम से बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है वो भी विकसित हो सके और वो अपनी संस्कृति को भी बचा सके और उसका विकास कर सके, धर्म की रक्षा कर सके यानी धार्मिक शिक्षा लें, और जीवन की तैयारी की आगे की लाइफ कैसे बितानी है, तो ये भी एजुकेशन का ही एम होता है। और किसी भी बच्चे का चरित्र निर्माण हो सके, और बौद्ध धर्म की शिक्षा पे ध्यान दिया ही गया था। तो एक एक करके दो दो तीन तीन लाइन इनकी पढ़ते हैं। तो पहला क्या था, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। बुद्धिज्म में बॉडी को एक बॉडी सीन एज अ वेसल फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी बौद्ध धर्म में शरीर को आध्यात्मिक साधना के लिए एक माध्यम माना गया था कि भाई इसमें आध्यात्मिक साधना कोई भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल कर सके। तो उसका मानना यह था कि कोई भी आध्यात्मिक साधना तभी कर सकता है जब वो फिजिकली फिट होगा, जब वो हेल्दी होगा, जब उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। तो इनेबलिंग वन टू, यानी हर किसी को ये 8 फोल्ड पाथ जो अभी हमने पीछे देखे हैं वो अपने जीवन में अपनाने होंगे। इसी से ही वो क्या है, शरीर भी स्वस्थ रख सकता है और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, यानी दिमाग भी शांत रहेगा, उसे क्या खाना है, कैसे योगा करना है, ये सारी चीजों का पता होगा। ठीक है, तो 8 फोल्ड पाथ उसे अपनाने होंगे और भोजन में सतर्कता होनी चाहिए कि किस टाइम पे खाना खाना है, प्रॉपर विश्राम होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए कि भाई 8 घंटे 6 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, योग कैसे करना है, ये सारे अभ्यास करने हैं जिससे कि बॉडी हेल्दी रह सके। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का विकास। ज्ञान और प्रज्ञा बौद्ध धर्म का मुख्य आधार है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि बौद्धिक समझ विकसित करना, जिसमें 4 आर्य सत्य और वास्तविकता का स्वभाव शामिल था, यानी अनित्य, दुख और अनात्म। यह ज्ञान व्यक्ति के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता था। ठीक है, एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार की शिक्षा। बुद्धिज्म टीचेस सिला यानी इथिकल कंडक्ट की कैसे तुम्हें व्यवहार करना है, क्या तुम्हारी मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, विच गवर्न सोशल बिहेवियर, उससे तुम्हारा सामाजिक जो व्यवहार है वो डिसाइड होगा। एक सेकेंड, ठीक है। वैल्यूज लाइक कंपेशन, काइंडनेस, ट्रूथफुल एजुकेशन, यानी अगर आप अच्छी शिक्षा लेते हैं तो आपके अंदर ये सारी वैल्यूज डेवलप होंगी। कौन कौन सी वैल्यूज, कि आपके अंदर दया रहेगी, आप सच बोलेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे और एक अच्छी लाइफ आप व्यतीत करेंगे। एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक, ये तो हमने पढ़ लिया। प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, क्या हो गया ये, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर यानी मानव संस्कृति का संरक्षण और विकास। बुद्धिज्म एम्फेसाइजेस प्रिजर्विंग ह्यूमन कल्चर थ्रू टीचिंग ऑफ मोरालिटी, विजडम एंड मेडिटेशन, यानी बौद्ध धर्म नैतिकता, ज्ञान और ध्यान की शिक्षाओं के माध्यम से मानव संस्कृति के संरक्षण पर बल देता था। बौद्ध शिक्षा उन सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाती है जो शांति, सद्भावना और सभी जीवों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करते हैं। यानी एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को मोरलिटी सिखाई जाती थी, नैतिक मूल्य सिखाए जाते थे कि क्या चीजें गलत है और क्या चीज सही है, विजडम सिखाया जाता था, मेडिटेशन सिखाया जाता था। ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन यानी धार्मिक शिक्षा। तो बौद्ध धर्म में धार्मिक शिक्षा का मतलब था बुद्ध की शिक्षा, ठीक है, और उनके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग को सीखना। यह ध्यान, सतर्कता और अष्टांगिक मार्ग और पंचशील जैसे सिद्धांतों को समझने पर केंद्रित थी, यानी जो 8 फोल्ड पाथ हम पढ़ के आए हैं उनको समझने पे केंद्रित थी कि कैसे अपने जीवन में वो अप्लाई करने हैं। जीवन की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि ना बस ऐसा नहीं है कि सांसारिक जीवन हमने सीख लिया बस ठीक है, नहीं, आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार होना, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तैयार होना कि कैसे हम चीजों को टैकल कर सकते हैं। यह सिखाता है कि दुखों को कैसे पार किया जा सकता है, मन कैसे शांत रखा जा सकता है, निर्वाण प्राप्ति या फिर मोक्ष कैसे मिल सकता है, क्या मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेशन यानी चरित्र निर्माण। तो चरित्र निर्माण बौद्ध शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। ये दान, उदारता, धैर्य, विनम्रता, सतर्कता जैसे गुण को प्रोत्साहित करता है। उद्देश्य करुणामय और नैतिक व्यक्ति का विकसित करना है जो समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। ठीक है, यानी किसी के भी चरित्र निर्माण करना।
ये तो हो गया। करिकुलम ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था? तो प्राइमरी, भाई कैसा पाठ्यक्रम, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 3 तरीके से डिवाइड किया गया था, प्राइमरी, हायर एजुकेशन और भिक्षु एजुकेशन। और जो शिक्षा है वो कहाँ दी जाती थी? मठ में और विहार्स में। और वो किसके कंट्रोल में थी? दे आर अंडर कंट्रोल द बुद्धिस्ट संघाज, मतलब जो वहाँ के चीफ हुआ करते थे या बौद्ध संघ के जो हेड थे उनके अंडर सारी चीजें थी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, अगर लेवल के आधार पे देखा जाए तो प्राइमरी एजुकेशन जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, थोड़ा बेसिक पढ़ा था और 1-2 लाइन इसमें फालतू है। तो ड्यूरेशन क्या थी इसकी? भाई 6 से 12 साल बच्चा इसके अंदर बिताता था प्राइमरी एजुकेशन के अंदर। तो इसमें बच्चे को सबसे पहले 49 अल्फाबेट पढ़ाए जाते थे, लेकिन उनकी मीडियम क्या था इस टाइम पे? यानी बौद्ध काल में मीडियम जो था एजुकेशन का वो क्या था? पाली था। क्या था? पाली भाषा। और पाली भाषा में 49 अक्षर लिखवाए जाते थे। किसके हेल्प से? सिद्धरष्ट जो ग्रंथ है उसकी सहायता ली जाती थी। उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था और अलग अलग साइंस भी उन्हें पढ़ाए जाते थे, जैसे मॉर्फोलॉजी, मेसोनरी, मेडिसिन, लॉजिक एंड स्पिरिचुअलिटी। ये सारी चीजें उन्हें पढ़ाई जाती थी कि आकृति विज्ञान, राजमिस्त्री, चिकित्सा, तर्क और आध्यात्मिकता उन्हें सिखाई जाती थी। जनरल प्रिंसिपल जो थे बौद्ध धर्म के वो भी उन्हें सिखाए जाते थे। इसके अलावा कुछ नॉलेज उन्हें कला की दी जाती थी, कुछ कौशल की दी जाती थी इस स्टेज पे आके। ठीक है, ये तो बात हुई प्राइमरी एजुकेशन की। हायर एजुकेशन 12 साल के बाद शुरू होती थी। वहां पे थोड़े से एडवांस, जैसे भाई 12 साल के बाद अगर आज आप देखें तो एडवांस पढ़ाने लगते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं बच्चे को, अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें। तो रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद के बारे में और फिलॉसफी को पढ़ाया जाता था। भिक्षु एजुकेशन जो है ये 25 साल के या 20 साल के बाद थी, 8 साल का समय इसका था। तो इसमें क्या है? हु इंटेंडेड टू एक्वायर हायर नॉलेज इन बुद्धिस्ट रिलीजन एंड फिलॉसफी कुड कंटिन्यू देयर एजुकेशन फर्दर। यानी अगर किसी को भिक्षु एजुकेशन लेनी है या फिर आगे जाना है तो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना पड़ता था। ठीक है, हालांकि उन्हें केवल बौद्ध धर्म और दर्शन पढ़ाया जाता था और इसके पाठ्यक्रम में त्रिपिटक शामिल थे, लेकिन विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए वैदिक धर्म भी उन्हें पढ़ाया जाता था। ठीक है, थोड़ा सा उन्हें वैदिक रिलीजन भी पढ़ाया जाता था। मठ और विहारों के निर्माण के लिए वास्तुकला और मठ और विहारों के धन का हिसाब किताब रखने की शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, यानी बेसिक नॉलेज। मेथड क्या थे पढ़ाने के उस टाइम पे? अगर मीडियम देखा जाए तो पाली भाषा में उन्हें पढ़ाया जाता था। मेथड थे इमिटेशन मेथड, यानी नकल विधि। नकल यानी नकल वो वाली लिखने वाली नकल नहीं कि उसके में से उसमें चीटिंग कर लिया। नकल का मतलब है कि जैसे गुरु कर रहे हैं, जैसे वो बौद्ध संघ के लोग पढ़ा रहे हैं, उसी को इमिटेट करते थे बच्चे। क्वेश्चन आंसर विधि कि कोई जो बौद्ध संघ के चीफ थे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चे बता रहे हैं, या गुरु उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उपाध्याय, वहां उपाध्याय बोला जाता था गुरु को, और बच्चों को सामनेर या श्रमण बोला जाता था, वो आगे पढ़ेंगे। तो वो जो उपाध्याय हैं वो प्रश्न पूछते थे और बच्चे बताते थे। एक्सप्लेनेशन विधि कि भाई स्पष्ट करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करके बताया जाता था। डिबेट और लॉजिक मेथड भी यूज होते थे। लेक्चर मेथड, लेक्चर जिसे हम कहते हैं व्याख्यान विधि, यानी प्रवचन देते थे उपाध्याय। कॉन्फ्रेंस मेथड होते थे। डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस यानी प्रदर्शन करके भी दिखाया जाता था और चीजों की प्रैक्टिस भी कराई जाती थी। सेल्फ स्टडी मेथड भी था और टूर्स भी जाते थे। डिसिप्लिन कैसा था? डिसिप्लिन ये था टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही वहां के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना था बिल्कुल स्ट्रिक्टली। जो अभी हमने 10 रूल्स पीछे पढ़ के आए हैं, सॉरी 10 रूल नहीं, जो अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ पढ़ के आए हैं वो फॉलो करने थे, और 10 और रूल थे जो उन्हें फॉलो करने थे अगर मठ और विहार में वो एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एंट्री करते थे तो 10 रूल थे। कौन से? अवॉइड वॉयलेंस की हिंसा से बचें, चोरी से बचे, चोरी नहीं करनी है, ना ही बुरा आचरण करना है, असत्य भाषण से बचें यानी किसी को गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है किसी के साथ, और ये शराब वगैरह, मांस वगैरह इन चीजों से बचना है, गलत समय पे खाना नहीं खाना है, पीठ पीछे किसी को काटना नहीं है यानी धोखा नहीं देना है। काटने का मतलब वो नहीं है जैसे डॉगी काट लेता है, नहीं नहीं, यानी किसी को धोखा नहीं देना है। नृत्य और संगीत से दूर रहना है, यानी नाचने से दूर रहना है, डीजे बज रहा है नाच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। विलासिता की वस्तुओं से बचना है। दान में महंगे उपहारों का त्याग करें कि भाई जो गिफ्ट मिल रहे हैं तुम्हें कॉस्टली, उनको भी नहीं लेना है। बहुत तगड़ा डिसिप्लिन था, है ना। तो स्टूडेंट हु इंटेंडेड टू परसू भिक्षु एजुकेशन हैड टू फॉलो 8 मोर रूल्स, यानी जो ये रूल हैं, जितने रूल हमने पढ़े हैं इनके अलावा 8 और रूल किसको फॉलो करने पड़ते थे?
जो भिक्षु एजुकेशन लेते थे 25 साल के बाद, जो 8 साल का टाइम पीरियड था, उसमें ये 10 रूल और थे भाई। 8वें पहले हो गए, 10 ये हो गए और 8 ये और हैं। कौन कौन से रूल थे कि भाई तुम्हें पेड़ के नीचे रहना है, ठीक है, पेड़ के नीचे अपना जीवन जीना है, सिंपल बिल्कुल प्लेन कपड़े पहनने हैं, कि क्या कर रहे हो, प्लेन बीए कर रहे हैं, है ना, तो प्लेन क्लोथ्स पहनने हैं, फूड अरेंज करना है, कैसे, भिक्षा मांग के फूड अरेंज करना है, और मेडिटेशन में काऊ का जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है किसका, गाय का, वो यूज करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, और किसी भी देवीय शक्ति को दावा नहीं करना है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। बौद्ध काल में इन नियमों के पालन को अनुशासन कहा जाता था, यानी जो इन नियमों का पालन कर रहा है उसी को डिसिप्लिन कहा जाता था। तो आमतौर पे महीने में 2 बार शिक्षक और बच्चे जो थे वो आत्मनिरीक्षण और कबूल करने के लिए एक विशिष्ट स्थान पे मिलते थे, यानी एक पर्टिकुलर जगह उन्होंने डिसाइड कर ली और बच्चे भी और टीचर भी वहीं पे ही मिलते थे, ठीक है, जिससे उनका जो आत्म अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो डेवलप होता था, ठीक है। आगे चलें। शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे के आचरण पर नजर रखते थे। कोई भी अनुशासनहीनता या दुर्व्यवहार नहीं हो सकता है, अगर हो गया तो उन्हें दंडित किया जाएगा। दंडित कैसे करते थे, ऐसा नहीं मार पिटाई होती थी उस टाइम पे, नहीं, बस ये डांट दिया, बस हो गया काम। तो छात्रों को भिक्षुओं द्वारा दंडित किया गया था और भिक्षुओं को बौद्ध संघ के जो हेड होते थे उनके द्वारा दंडित किया जाता था। उस टाइम पे शारीरिक दंड को गलत दृष्टि से देखते थे, पिटाई नहीं होती थी, बस ये है कि बेइज्जती हो गई, ठीक है। जिन छात्रों ने दुर्व्यवहार किया या अनुशासनहीनता, कोई भी तुमने रूल तोड़ा तो तुम्हें क्या है, संघ के मानदंडों को तोड़ा तो उन्हें मठ और विहार से बाहर कर दिया जाता था, गेट आउट, है ना। फिर है टीचर, उपाध्याय और उपजहा, यानी टीचर को क्या बोला जाता था, उपाध्याय या उपजहा, जो भी कुछ बोलना चाहो। तो बुद्धिस्ट पीरियड में प्राइमरी हायर एजुकेशन मठ और विहार में दी जाती थी। बुद्धिस्ट मोंग यानी भिक्षु जो हैं themselves carried out the teaching activity, जो भिक्षु होते थे वो जितनी भी टीचिंग एक्टिविटीज थी उन्हें कराते थे। जो मोंक्स थे उन्हें बोला जाता था उपाध्याय, ठीक है। ऐसे साधुओं को क्या बोला जाता था, उपाध्याय। बौद्ध भिक्षुओं ने स्वयं शिक्षण गतिविधियों को अंजाम दिया, यानी जो भिक्षु एजुकेशन करते थे। उपाध्याय बनने के लिए 4 शर्तें थी। कौन बनते थे उपाध्याय? पहली शर्त थी कि 12 वर्ष की उच्च शिक्षा होनी चाहिए और 8 वर्ष की शिक्षा वो होनी चाहिए भिक्षु एजुकेशन। दूसरा, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। तीसरा, आजीवन उसे ब्रह्मचारी रहना पड़ता था, जो वहां पढ़ाने वाले उपाध्याय थे। चौथा क्या था कि वहां के जो डिसिप्लिन है उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता था। उच्च नैतिकता और आत्मसंयम रखने वाले प्रतिष्ठित विद्वान ही बौद्ध काल में उपाध्याय बनते थे, ऐसे ही नहीं बन जाते थे। उस टाइम पे क्या था, खुद पे भी संयम रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। जितने भी रूल अभी हम पढ़ के आए वो सारे रूल होने चाहिए, और प्राइमरी हायर एजुकेशन और भिक्षु एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तब तुम जाके क्या बनोगे, उपाध्याय, ठीक है। इन उपाध्यायों को अपने छात्रों यानी श्रमणों के रहने और भोजन की व्यवस्था करनी थी, उन्हें ज्ञान प्रदान करना था और सांसारिक मोह माया से दूर करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना था, ठीक है। बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। अब तो हमने टीचर के बारे में पढ़ा है कि टीचर की कैसे उन्हें अपनी कुर्सी मिलती थी और किस तरीके का उनका जीवन था। स्टूडेंट के बारे में पढ़ते हैं कि बच्चों को क्या बोला जाता था, श्रमण या सामनेयर। उन्हें मठ और विहार में रहना पड़ता था बच्चों को। रूल तो इनके लिए भी सेम थे कि भाई रूल रेगुलेशन तुम्हें पूरे फॉलो करने हैं, ठीक है, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी। They had to follow 10 teachings which were termed as 10 शिख पद्नी। 10 रूल्स उन्हें फॉलो करने पड़ते थे जो हमने पीछे पढ़े हैं, जैसे कि और क्या करना पड़ता कि भाई सुबह जल्दी उठना और जो प्रेयर होती थी, सुबह की जो पूजा होती थी उसकी तैयारी करना। स्टूडेंट और जो बच्चे फीस नहीं दे सकते उन्हें क्या करना था, उन्हें रोज के काम में हाथ बटाना था, यानी और एक्स्ट्रा काम करना था, ठीक है, कि भाई हम फीस तो दे नहीं सकते तो हम मैनुअल सर्विस दे सकते हैं जो हमारे हाथ का काम है। बच्चों और टीचर का क्या रिलेशन था, तो पहले पढ़ते हैं कि टीचर की क्या क्या जिम्मेदारी थी बच्चों के प्रति। तो
तो बच्चों के लिए खाना अरेंज करना, खाने की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना कि अगर कोई बच्चा बीमार हो गया है तो उसका भी इंतजाम करना कि भैया अच्छा बुखार हो गया तो बुला के लाते हैं वैद्य को, है ना। पाली लैंग्वेज में उन्हें नॉलेज देना और बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में बताना, ठीक है। उनकी योग्यता के आधार पे उन्हें नॉलेज देना और उन्हें ये सिखाना कि क्या चीजें तुम्हें करनी है और कौन सी चीजों से तुम्हें बचना है। टू कीप एन आई ओवर देयर एक्टिविटीज फ्रॉम देयर कैरेक्टर, यानी उन पे पूरी कैमरे की नजर रखना और उनके कैरेक्टर को ठीक करने की कोशिश करना, यानी उनके चरित्र निर्माण में सहायता करना। उन्हें सही रास्ता दिखाना जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, क्या है, साल्वेशन या निर्वाण प्राप्ति हो सके। अब एक बच्चे की क्या ड्यूटी थी टीचर के प्रति कि भाई बच्चे को क्या है, जल्दी उठना है और सारा अरेंजमेंट करना है एब्ल्यूशन का, यानी स्नान का। उस टाइम पे कोलगेट तो थे नहीं, ये पेस्ट वगैरह, तो क्या था, नीम की दातुन लेके आनी है, नहाने का इंतजाम करना है, पानी की बाल्टी भर के लानी है, सर्दी है तो गर्म करना है, मतलब यही सारे काम हुआ करते थे ना। तो प्रातः जल्दी उठना और अपने शिक्षकों को स्नान, दांतों की सफाई, नहाने की व्यवस्था करना, ठीक है, उनके कपड़े रखना। मठ और विहारों के आयोजन में शिक्षकों की सहायता करना और उनके क्रम अनुसार विभिन्न कार्यों को करना, यानी जो जो ऑर्डर देते जाते थे वही काम करना, सारा आयोजन करना, मतलब A to Z जो भी काम वहां होता होगा। और फिर क्या है, टीचर्स के साथ भिक्षा मांगने जाना और शिक्षकों को हर संभव सेवा देना, यानी जितना हो सके उनकी सेवा में लगे रहना। टू मार्क द एक्टिविटीज ऑफ टीचर्स एंड इन केस ऑफ एनी लैक्यूना टू इन्फॉर्म द संघ, यानी शिक्षकों की गतिविधियों को चिन्हित करना और कोई कमी होने पर संघ को सूचित करना, यानी पूरी कमेटी जो होती है उसे सूचित करना कि मतलब ये या तो ये गलत चीज हो रही है या सही चीज हो रही है, जो भी चीजें थी। मठ और विहारों का नेचर पढ़ लेते हैं कि कैसी उनकी प्रकृति थी। तो मठ और विहार जो थे वो खुली जगहों में हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि खुली में ही थे, लेकिन खुली जगह में थे। कुछ जो इंस्टीट्यूशन थे उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, हॉस्टल्स भी थे बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, अच्छे क्लासरूम थे, मैसिव क्लासरूम थे, कॉन्फ्रेंस हॉल भी थे, लाइब्रेरीज भी थी। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज करते थे रिलीजियस एजुकेशन को सिर्फ, और कुछ जो है रिलीजियस एजुकेशन भी देते थे, प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हायर एजुकेशन को भी पढ़ा रहे हैं। एडमिशन जो है छात्रों का, एडमिशन जो होता था उसे पबज्जा संस्कार बोलते थे। तो किसी भी जाति के बच्चों को मठ और विहार में प्रवेश दिया जाता था, बशर्त क्या होनी चाहिए कि भाई उसको कोई बीमारी ना हो, विकलांग ना हो, नपुंसक, चोर और अपराधी ना हो, ये सारी चीज होनी नहीं चाहिए। बाकी एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्राथमिक शिक्षा में दीक्षा लेने की उम्र 8 साल थी। दीक्षा के समय पबज्जा संस्कार होता था। पबज्जा का मतलब क्या होता है, अपना घर छोड़ के बाहर जाना, यानी मठ और विहार में जाना। तो पबज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। क्योंकि बच्चों को औपचारिक शिक्षा शुरू करने के लिए, भाई औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन उसे लेनी थी, जैसे हम प्राइमरी में अपने घर से बच्चे को बाहर भेजते हैं, इसी तरीके से उस टाइम पे बच्चे को मठ और विहारों में भेजा जाता था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, फॉर्मल एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो घर से माता पिता उसको छोड़ने जाते थे और प्रवेश के समय दीक्षा समारोह में पबज्जा संस्कार उसे कहा जाता था, मतलब जब उसे एजुकेशन दी जाती थी, दीक्षा दी जाती थी। तो पहले दिन क्या होता था, सबसे पहले उसका सिर मुंडवाया जाता था, यानी गंजा करा जाता था बच्चे को फिर उसे पीले वस्त्र पहनाए गए, उसके हाथ में एक डंडा दिया गया। उसके बाद में भिक्षु के सामने उपस्थित हुए, यानी उपाध्याय के सामने उनके पैर छुए, उनके सामने बैठ गए। भिक्षु ने बच्चों को 3 शपथ दिलाई और कहा कि तुम्हें मतलब जोर जोर से रिपीट करनी है, बार बार बोलनी है। तो वो कौन सी शपथ थी? पहली थी कि आई टेक रिफ्यूज विद बुद्धा, यानी मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि। मेरा भी मजा आ रहा है ना बोलने में। आई टेक रिफ्यूज विद रिलीजन, यानी मैं धर्म की शरण लेता हूँ, धर्मम शरणम गच्छामि। और तीसरी क्या थी कि मैं संघ की शरण लेता हूँ, संगम शरणम गच्छामि, ठीक है। भिक्षु उन्हें 10 एडवाइस देते थे, 10 सलाह देते थे कि 10 सिख पद्नी, वो पीछे हमने पढ़ी थी कि चोरी नहीं करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, समय पर खाना है, वो सारी जो है उन्हें 10 पूरे वो बताते थे कि 10 रूल तुम्हें फॉलो करने हैं। और फिर उनसे कस्में खिलाई जाती थी कि भाई संकल्प लो कि तुम ये सारे रूल जो हैं फॉलो करोगे। तो उस टाइम पे बच्चे को एडमिट कर दिया जाता था, यानी उसका एडमिशन हो जाता था मठ के अंदर, और उसे बोला जाता था श्रमण और सामनेर, ठीक है। डेली रूटीन क्या था मठ और विहार का
कि टीचर एंड टॉट्स बोथ लिव्ड इन वेरी स्ट्रिक्ट, यानी बच्चे और टीचर दोनों स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते थे मठ और विहार के अंदर। जल्दी उठना, सारा काम करना, नहाना धोना, टॉयलेट वगैरह ये सारी चीजें करना, सारे जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम होते हैं वो सारे टास्क करना, और जो टाइम बचता था उसमें सीखने सिखाने का कार्य होता था। और फिर सीखने सिखाने के बाद शाम के खाने का अरेंजमेंट करना, और अपने गुरुओं का बेड लगाना और अपना लगाना, और फिर रात में सो जाना। ठीक है। एग्जामिनेशन और डिग्री कैसी थी? एग्जामिनेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड वर नॉट कंडक्टेड इन द मैनर इन विच वी कुड एट प्रेजेंट, यानी आज के टाइम में जैसा होता है पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था। प्राथमिक स्तर पर संबंधित शिक्षकों ने छात्रों का परीक्षण किया और संतुष्ट होने पर छात्रों को सफल घोषित कर दिया। ठीक है, यानी बच्चों को देखा, परखा, समझा, उनका परीक्षण, उनका टेस्ट लिया और सफल मतलब अगर संतुष्ट हैं तो उन्हें सफल घोषित कर दिया। कोई भी सर्टिफिकेशन उन्हें नहीं दिया जाता था कि तुम पास हो गए, ये फर्स्ट सेकंड, नो। हायर लेवल अ पैनल ऑफ टीचर भिक्षु डिड एग्जामिन द स्टूडेंट ओरली, मतलब ओरली उन्हें देखा जाता था, क्वेश्चन पूछ लिए, बता दिए, ठीक है। और जो बच्चे पास हो जाते थे उन्हें क्या है, डिग्रीज दे दी जाती थी, लेकिन सर्टिफिकेट कोई ऐसे नहीं मिलते थे। फिर उपसंपदा संस्कार एंड एडमिशन टू भिक्षु शिक्षा, यानी भिक्षु एजुकेशन। जब हायर एजुकेशन पूरी होती थी तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फैमिली यानी गृहस्थ आश्रम यानी फैमिली लाइफ में एंट्री करते थे, और कुछ जो बच्चे थे वो भिक्षु एजुकेशन में एंट्री करते थे 25 साल के बाद। तो उपसंपदा संस्कार और भिक्षु शिक्षा में प्रवेश, उच्च शिक्षा का पूरा होने का अधिकांश छात्र श्रमण पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते थे, जबकि कुछ भिक्षु शिक्षा में शामिल होते थे। वही सेम बात है। भिक्षु शिक्षा में भर्ती होने से पहले श्रमणों को फिर से जांच की जाती थी, यानी बच्चों की पहले जांच की जाती थी। उन्हें 10 सिख पत्नी के अलावा 8 और प्रतिज्ञाओं की शपथ लेनी पड़ी। उसके बाद उन्हें भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया गया, यानी जब वो भिक्षु एजुकेशन में गए तो उस प्रक्रिया को क्या बोला गया, उपसंपदा संस्कार। क्या? उपसंपदा संस्कार। ठीक है। यह संस्कार 10 शिक्षकों यानी भिक्षु उपाध्यायों की उपस्थिति, मतलब 10 टीचर होते थे वहां पे, 10 उपाध्याय। संभावित उम्मीदवारों ने भिक्षु वस्त्र, धातु का बर्तन, कमंडल और चीवर को अपने कंधे पर पकड़े हुए पहना और 10 भिक्षुओं के एक पैनल के सामने उपस्थित हुए, उन्हें बधाई दी और हाथ जोड़कर बैठ गए। एक भिक्षु ने संगी के पैनल से परिचय कराया। अन्य भिक्षुओं ने अभ्यर्थियों से प्रश्न पूछे। सफल घोषित होने पर भी श्रमण जो बच्चे होते थे उन्हें 8 शपथ लेनी थी। ठीक है, मतलब मानो ऐसे जैसे आज के टाइम पे कोई गृहस्थ जीवन को छोड़ के और महाराज बन जाए, और वो सफेद बाना या कोई भी पीले कपड़े पहन ले, कमंडल हाथ में ले ले, सिर मुंडवा ले, वो इस तरीके से, इसी तरीके से उस टाइम पे भिक्षु एजुकेशन में जब एंट्री होती थी तब होता था उपसंपदा संस्कार, और ये सारी चीजें उस टाइम पे होती थी। ठीक है। इन 8 शपथ को लेने के बाद श्रमण को भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मतलब हो जाता था, और बौद्ध काल में श्रमण को भिक्षु शिक्षा के लिए अपने गुरु का चयन करने का अधिकार था। इसकी अवधि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि 8 साल का टाइम पीरियड था इसका। ठीक है। इस शिक्षा के पूर्ण होने पर एक पूर्ण भिक्षु बन जाता था। ठीक है। वुमेन एजुकेशन यानी महिला शिक्षा कैसी थी? पहले महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अपने शिष्य आनंद बुद्ध के अनुरोध पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी, यानी धीरे धीरे उन्हें परमिशन मिलने लगी। भिक्षुओं को अकेले महिलाओं को शिक्षा देने की अनुमति नहीं थी कि भाई अकेला एक टीचर या उपाध्याय उन्हें शिक्षा नहीं देगा। महिलाओं को पुरुष से हीन समझा जाता था, और सामान्य महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। मतलब राजा महाराजाओं की या टीचर्स की बेटी पढ़ ली, वही जो हमने वैदिक एजुकेशन में पढ़ा था, है ना, इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई। वोकेशनल एजुकेशन कैसी थी कि भिक्षुओं को हस्तशिल्प, बुनाई, सिलाई, कपड़े आदि में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, यानी ये बेसिक स्किल उन्हें सिखाई जाती थी। और उसके बाद उन्हें इस तरीके का काम सिखाया जाता था कि ताकि वो अपना घर चला सकें, कुछ कमा सकें, जैसे कि खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन, ये सब पढ़ाया जाता था। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला की शिक्षा ने सुंदर के निर्माण में मदद की। ठीक है। चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा बौद्ध काल की देन चरक, धन्वंतर, आयुर्वेद के महान आचार्य थे। अच्छा, मेडिकल साइंस के जो फेमस थे कौन थे? चरक थे, है ना, आयुर्वेद के।
सिमिलरिटीज क्या है वैदिक एजुकेशन में और बुद्धिस्ट एजुकेशन में, ये और देख लेते हैं, फिर डिसिमिलरिटीज देखेंगे और मेरिट्स और डिमेरिट्स, और जल्दी जल्दी करके फिर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट। तो भाई अगर देखा जाए दोनों का, तो एजुकेशन का जो गोल था वो सेम था भाई, उसमें भी मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहे थे, है ना, और इसमें भी मोक्ष की प्राप्ति की बात हुई है। एजुकेशन उसमें भी खुले में ही दी जाती थी नेचुरल एनवायरनमेंट में, और इसमें भी प्राकृतिक वातावरण में प्रदान की जाती थी। बच्चों की लाइफ उसमें भी ऐसी थी, इसमें भी कठिन ही जीवन था। रूल रेगुलेशन उसमें भी पूरे थे, यहाँ भी पूरे थे। वो भी रिलीजन डोमिनेटेड था कि वेद काल की तरफ को सबको, मतलब कि भाई तुम्हें यज्ञ सीखना है, प्रेयर सीखनी है, मंत्र सीखने हैं, और इसमें बुद्धिज्म एजुकेशन की तरफ को इनका फोकस था। ठीक है। बॉन्ड जो था टीचर और स्टूडेंट का क्लोज बॉन्ड था, ऐसे ही घनिष्ठ संबंध थे, और शिक्षा के प्रति अटूट आज्ञाकारिता थी। डिसिमिलरिटी क्या है कि उस टाइम पे व्यक्तिवादी क्षण यानी गुरु हुआ करते थे, गुरु पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें पूरा बौद्ध संघ, बहुत सारे गुरु बैठे हैं और वो पढ़ा रहे हैं, कलेक्टिवली पढ़ा रहे हैं। इसमें गुरुकुल के अंदर एजुकेशन दी जाती थी, इसमें मठ और विहार के अंदर। ठीक है। इसमें जो फंड दिया जाता था, किसी ने दान दे दी, दक्षिणा दे दी तो ठीक है, नहीं तो कोई मांग ही नहीं रहे, लेकिन इसमें जो फंड था वो काफी अच्छा था, क्योंकि जो पूरी कमेटी थी, बौद्ध संघ था, वो पूरा कंट्रोल करता था एजुकेशन सिस्टम को। इसमें बच्चे को ब्रह्मचारी बोला जाता था, और इसमें जब बच्चे पढ़ लेते थे प्राइमरी हायर एजुकेशन के बाद, उन्हें भिक्षु बोला जाता था। ठीक है। इसमें टीचर जो है ऑटोक्रेटिक था नेचर में, इसमें टीचर और बच्चे दोनों आपस में बातचीत भी कर सकते थे, पूछ भी सकते थे। जो नेचर था पढ़ाने का वो डेमोक्रेटिक था। इसमें वैदिक प्रणाली सदियों से चली आ रही है, लेकिन जो बुद्धिस्ट सिस्टम है उसका पतन हो रहा है। कहीं सुना है अब बुद्धिस्ट सिस्टम नहीं बचा। वैदिक शिक्षा तो तब भी थोड़ी सी पड़ी है, जो उस टाइम पे हम पढ़ रहे थे वो आज भी थोड़ी चलन में है। करिकुलम उस टाइम पे विशाल था, लेकिन इसके टाइम पे अल्प था बुद्धिस्ट एजुकेशन में। बॉन्ड जो था क्लोज था वही, लेकिन बौद्ध काल में बॉन्ड जो है इतना क्लोज नहीं था। छात्रों से पूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन जीने की उम्मीद नहीं की गई थी, यानी ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी का ही पालन करें, बस ये है कि उन्हें एक अच्छी लाइफ, प्रेयर सिखाई जाती थी, यज्ञ उन्हें सिखाया जाता था। लेकिन जो बुद्धिस्ट एजुकेशन हमने पढ़ी है, इसमें सिर्फ आजीवन ब्रह्मचर्य को पूर्ण जीवन जीना पड़ा, और संसार को त्याग, मतलब उपाध्याय अगर बनना है तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसका जो मीडियम था वो संस्कृत था, और इसका मीडियम क्या था, पाली। मेरिट क्या है, गुण क्या है बौद्ध शिक्षा के, केंद्रीय प्रशासन था यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, फ्री प्राइमरी एजुकेशन थी, अलग अलग लेवल पे एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया गया, एजुकेशन शिक्षा का समान अवसर मिला सबको, कोई जात पात नहीं था जैसे उसमें थी। वैदिक एजुकेशन में हमने जात के बारे में पढ़ा कि भाई ब्राह्मण का बच्चा इतने साल का बैठेगा, वैश्य का बच्चा इतना, क्षत्रिय का बच्चा इतने साल का बैठेगा। ब्रॉड एम था एजुकेशन का, और करिकुलम भी ब्रॉड था। पढ़ाने का तरीका कैसा था, ओरल था और सेल्फ स्टडी मेथड, बहुत सारे मेथड यूज किए गए। मीडियम जो था फोक लैंग्वेज और पाली भाषा में पढ़ाया जाता था। अच्छा रिलेशन था टीचर और बच्चों का, लाइफ जो है वो भी अच्छी थी, और ऑर्गेनाइज सेंटर्स थे, केंद्रों की स्थापना की गई, बहुत सारे संस्कार भी इसके अंदर हमने देखे हैं। इक्वल एजुकेशन थी वुमेन के लिए, आर्ट क्राफ्ट की शिक्षा भी दी जाती थी बच्चों को, पशुपालन वगैरह ये सब, और उन्हें रिलीजियस और मोरल एजुकेशन भी दी गई। डीमेरिट्स ये सारी उल्टी कर दो कि भाई सोर्स का कोई इनकम फिक्स नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन जो था शिक्षा का वो बहुत ही अनसाइकोलॉजिकल था, और जो एम और एजुकेशन थे उसमें बैलेंस की कमी थी, चाइल्ड सेंटर्ड बच्चे पे ध्यान नहीं दिया गया या बाल केंद्रित नहीं रखा गया था मेथड को, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट था, हार्ड लाइफ थी एजुकेशन की, वुमेन की एजुकेशन को डिक्लाइन किया गया, मिलिट्री एजुकेशन की कमी थी। अब देखते हैं आज के टाइम में जो बौद्ध शिक्षा है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल कंट्रोल और एजुकेशन, यानी शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत। भाई स्टेट हमारी सारी एजुकेशन का खर्चा उठा रही है, स्टेट गवर्नमेंट है ना, संघ मिलके। डिवीजन ऑफ एजुकेशन, उस टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन था, हायर एजुकेशन था, भिक्षु, जो डिवीजन है वो कंसेप्ट हमने वहीं से लिया है। नेचर ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन भी पीरियड स्पेसिफिक, यानी जो पीरियड चल रहे हैं कि इस अंतराल में ये हम पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश
SST, ये सारी जो है पीरियड्स लगते हैं, ये कंसेप्ट भी वहीं से लिया गया है, इन्हीं का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। ब्रॉड करिकुलम का कॉन्ट्रीब्यूशन इनका ही है। क्लासरूम टीचिंग और सेल्फ स्टडी भी इन्होंने शुरू की है। और जो टीचर और बच्चों के बीच में जो अच्छा व्यवहार है, सौहार्दपूर्ण संबंध की जो, वो भी इन्हीं का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। स्कूल एजुकेशन इन्होंने शुरू की है और मास एजुकेशन इन्होंने शुरू की थी, जन शिक्षा। और जो इक्वल एजुकेशन है मैन और वुमेन की, वैसे वुमेन्स पे इतना ध्यान तो दिया नहीं गया था, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है। आर्ट स्किल और वोकेशन जो है ये भी वहीं से ही कंसेप्ट लिया गया है। और रिलीजियस और मोरल एजुकेशन जो है वो भी इन्हीं का ही योगदान है। ठीक है, तो हमारा बुद्धिस्ट एजुकेशन यानी बौद्धकालीन शिक्षा समाप्त होती है। आप लोगों को पता नहीं अच्छी लगी होगी या नहीं, जैसी भी लगी है अपना फीडबैक जरूर देना। और एक चीज और बता के जाना कि क्लास किसने लास्ट तक देखी है। दूसरा ये बताओ कि नोट्स में ये इस बार ये ऐसे सोच रही हूँ कि सारे एक जगह मर्ज कर दूं, मतलब हर सब्जेक्ट की फुल PDF दूं, अलग अलग यूनिट की या टॉपिक की ना देके सारी एक साथ दूं। ठीक है, तो 2-4 दिन में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मैं आपको सारी PDFs दे दूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं आप लोग क्यों रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं। कुछ तो बच्चे हैं ही कम एमएड में, और जो हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। तो लेके आओ सबको पकड़ के, सबके पास शेयर करो वीडियोज को, तभी तो मोटिवेशन मिलता है वीडियोज बनाने का, है ना। तो बाय बाय।